Hello everyone, this is Diksha Singh and welcome you all to the channel of Legal Shiksha by Diksha। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो भी मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे जो कि सारे के सारे किसी ना किसी ट्रिक से रिलेटेड थे। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आरजेएस के हों चाहे अदर जुडिशरीज के हों, तो वो जितने भी सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वापस से बाय ट्रिक हम इस चैनल पे अब रेगुलर अपलोड करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। जिन स्टूडेंट ने पहले मुझसे पढ़ रखा है या क्लासेस देख रखी हैं तो उन्हें तो ये चीज पता ही होगी, और जितने भी स्टूडेंट जो नए कनेक्ट होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 का आज हमारा ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जिसमें हम जो लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल है उसके जितने भी आर्टिकल हैं, आपको पता ही होगा टोटल आर्टिकल्स 137 है, तो उन सभी को बाय ट्रिक जानेंगे। उनके जो डिवीजन्स हैं जिनको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट में। तो देखिए, पहला डिवीजन आपका, फर्स्ट डिवीजन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। पहला डिवीजन है जो कि सूट से रिलेटेड है, 1 to 113 आर्टिकल यहां पर है। उसके बाद आता है डिवीजन सेकंड जिसमें 114 से लेके 117 तक टोटल आर्टिकल्स हैं। तो यहां पर ये जो 114 से 117 तक है छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थर्ड डिवीजन जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है, 118 से लेके 137 तक। तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 137 हो गए। लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल जिसमें टोटल आर्टिकल 137, 1 to 137 डिवाइडेड है 3 पार्ट में, सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशन। तो देखिए, ये हमारा पहला पार्ट है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे तक समझ के रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा है सूट्स रिलेटिंग टू। तो देखिए, पहले पार्ट को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, जो डिवीजन हमने पहला पढ़ा था यानी सूट से रिलेटेड। तो सूट से रिलेटेड जो कुछ आपके टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक किस किस से रिलेटेड रहने वाले हैं, और जो टाइम पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड यहाँ पर अलग अलग तरीके के टाइम पीरियड्स हम देखेंगे, तो किस किस से रिलेटेड रहेगा? अकाउंट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, डिक्लेरेशन से रिलेटेड, डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट। आप देखेंगे इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है, साथ में हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, कोशिश कीजिएगा दोनों ही लैंग्वेजेस पे आपको कमांड रखना है, क्योंकि ये अपना जुडिशरी का जो एग्जाम है वो कभी भी एक स्टूडेंट अगर ये सोचता है एक मीडियम का कि मैं उसको एक मीडियम से ही क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें दोनों ही मीडियम को साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो पहला अकाउंट्स जिसको लेखा कहते हैं, दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, फिर तीसरा है डिक्लेरेशन, घोषणा, चौथा है डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट, डिक्री एवं लिखत, फिर आपका फिफ्थ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति, देन मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। और यहां पर ये देखिए, इसको आप हटा दीजिएगा, सूट रिलेटिंग टू ये बीच में आ गया, ये सबसे ऊपर है। फिर आता है टॉर्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद मिसलीनियस, और लास्ट आपका दिया हुआ है जहां पर कोई भी टाइम पीरियड किसी भी सूट वगैरह के लिए क्या है, गिवन नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर यहां पर दिए हुए हैं जो कि सूट से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको ये वाला हटा देना है। आपको जितने भी सब्जेक्ट मैटर आपके सामने ये लिखे हुए हैं इनको याद रखना है, सूट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। अब देखिए, यहां पर हमने सारे सब्जेक्ट मैटर देख लिए। अब हम बात करेंगे कि यहां पर टाइम पीरियड कितने कितने दिए हुए हैं। हम सूट को ही डील कर रहे हैं जो कि 1 से लेके 113 तक है, ठीक है। तो यहां पर अब ये जो सूट है, अब हम इसके एक एक परत को खोलते चले जाएंगे, यानी अब हम करने वाले हैं 1 ईयर वाला पार्ट। तो 1 ईयर किस किस में दिया हुआ है, मतलब कौन कौन से ऐसे सूट हैं जहां पर आप कोर्ट जाएंगे जिसको आपको 1 साल के भीतर फाइल करना है। तो यहां पर पहला पार्ट है ओनली इन मिसलीनियस एंड टॉर्ट केसेस। देखिए, ये वीडियो अगर आप शुरू से एंड तक अच्छे से देखेंगे, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, तो मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितने भी टाइम पीरियड जो आपके लिमिटेशन के बैरेक में दिए हुए हैं, पीछे दिए हुए हैं, जिनको पढ़ने में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं आएगी। तो 1 ईयर
मैंने क्या बोला, मिसलीनियस और टॉर्ट केसेस में 1 ईयर आता है। यानी अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से टॉर्ट के केसेस हैं, कौन से मिसलीनियस के मामले हैं, तो उनको भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से वीडियोस, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर यहां पर है। 1 ईयर, देखिए अब क्या लिखा है, 1 ईयर इन ऑल टॉर्ट केसेस, यानी जितने भी टॉर्ट के मामले हैं, जितने भी टॉर्ट के अपकृत्य के मामले हैं, उनमें 1 साल का टाइम पीरियड आएगा। जितनी भी आपके छोटे जो मैटर हैं वो सारे के सारे किससे डील करता है, टॉर्ट के जो मामले हैं, 1 साल का टाइम पीरियड आपको लगाना है। आप अपने बैरेक में भी देखते चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए आपको अपने 1 से लेके 113 एक बार ऐसे ही अपना बैरेक साथ में रखना है। 1 से लेके 113 तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर मिल जाएंगे, और टॉर्ट का जहां पर आपका हेडिंग दिया हुआ है उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि टॉर्ट के जितने भी मामले हैं उनमें कॉम्पनसेशन करके वर्ड जरूर लिखा होगा। कॉम्पनसेशन, जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेट करने की बात कर रहे हैं। इस तरीके के मामले जहां पर प्रतिकर के लिए वाद लाया जा रहा है, अगर आपको ये वर्ड मिलेगा तो आप एक बार ये मान के चलिए कि ये मामला किससे रिलेटेड है, टॉर्ट से रिलेटेड है। तो 1 ईयर इन ऑल टॉर्ट केसेस, लेकिन उसमें और भी चीजें दी हुई है जहां पर 1 साल ना होकर के और 3 साल लिखा हुआ है। तो उनको कैसे पहचानेंगे, तो पर्टिकुलर कुछ ही टॉपिक है, पर्टिकुलर कुछ ही टॉपिक है जहां पर ये चीज हमारे सामने आएगी। मतलब ये कि कॉम्पनसेशन के ऐसे मामले जहां पर 1 ईयर ना होकर के 3 ईयर है, वो कौन से मामले हैं, वो पर्टिकुलर यही मामले हैं। पहला, वे और वे वाटर कोर्स, देखिए जहां पर जल सारिणी का मामला हो, जहां पर मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामला हो, उसको मोड़ने का कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है, तो वो हो गया हमारा पहला। आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है, देखिए सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते हैं, तो कोशिश हमें ये करनी है कि जो जो एक बार मोटी मोटी चीजें हैं उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए, तो दूसरा आता है ट्रेसपास, जिसको कहते हैं अत्याचार। अत्याचार का मामला हुआ, वाटर कोर्स का मामला हुआ, ये कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। वाटर कोर्स, ट्रेसपास, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, तो जहां पर प्रतिलिपि अधिलंघन का मामला है वहां पर भी 3 साल का टाइम पीरियड आएगा। यानी कि जहां कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है और कॉम्पनसेशन के साथ आपके सब्जेक्ट मैटर ये लिखे हुए हैं, वहां पर 3 साल का टाइम पीरियड आएगा। रेस्ट्रेन वेस्ट, ठीक है, इंजरी कॉज करना किसी को, आपने रॉन्गफुली इंजंक्शन ऑब्टेन किया है, आपने सदोष रूप से अभिप्राप्त किया है व्यादेश, और उससे आप किसी को इंजरी कॉज करते हैं। फिर लास्ट आता है आपका प्रॉपर्टी रॉन्गफुली डिटेन, किसी भी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली डिटेन करना जो खो गई है, जिसको आपने थेफ्ट के द्वारा अक्वायर किया है, चोरी के द्वारा अभिप्राप्त किया है, या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। तो क्योंकि आप लोगों ने आईपीसी पढ़ा हुआ है, बीएनएस पढ़ा हुआ है, तो आपको ये टर्म्स पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है, बेईमानी से दुर्विनियोग करना, ठीक है। तो ये जितने भी मैटर है कौन कौन से हो गए, ट्रेसपास का मामला हो गया, वाटर कोर्स का मामला हो गया, कॉपीराइट का मामला हो गया, वेस्ट को रेस्ट्रेन करने का मामला हो गया, रॉन्गफुली आपने इंजंक्शन ऑब्टेन किया है और इंजरी कॉज करते हैं वो मामला हो गया, और लास्ट आता है प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली डिटेन करना, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्पनसेशन, अगर आपके साथ इन टॉपिक्स के साथ कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है तो आपको 3 ईयर लगाना है। अदरवाइज कोई भी कॉम्पनसेशन का मामला हो, आप क्या करेंगे, आपको 1 साल करना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ये चीज। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। चलिए, अब आता है मिसलीनियस। आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जितने भी टॉर्ट के मामले हैं या जितने भी कॉम्पनसेशन के मामले हैं उनमें 1 साल का टाइम पीरियड आता है। लेकिन ऐसे कौन से मामले हैं जहां पर टॉर्ट के मामले होते हुए भी, टॉर्ट के मामले, कॉम्पनसेशन के मामले होते हुए भी 3 साल का आएगा, तो अभी हम उसको डील कर चुके हैं। अब आता है मिसलीनियस जहां पर 1 साल की बात हो रही है। तो देखिए, प्रीएम्पशन, शुफा अधिकार जिसको कहते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो शुफा अधिकार, प्रीएम्पशन, पड़ोसी का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद ऑर्डर 21 रूल 63, ठीक है, और रूल 103 या प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट का मामला हो। अब यहां पर इनको तो एक बार देख लीजिएगा, ऑर्डर 21, रूल 63, 103,
प्रीएम्पशन आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रीएम्पशन, वन सेकेंड, यहां पर आपको याद रखना है क्या, एक रखना है प्रीएम्पशन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक हमारा प्रीएम्पशन का मामला, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं सेट असाइड सेल बाय सिविल रेवेन्यू कोर्ट या गवर्नमेंट अरियर का मामला हो। तो देखो, जहां पर गवर्नमेंट अरियर का मामला है, जहां पर सिविल रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा कोई सेल करवाई गई है, उसको आप अपास्त कराना चाहते हो, सेट असाइड कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगर सूट फाइल करना है तो टाइम पीरियड कितना है, 1 साल का। फिर आता है टू ऑल्टर और सेट असाइड एनी डिसीजन ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के किसी आदेश को, किसी निर्णय को क्या करना है, ऑल्टर करना है, परिवर्तित करना है और अपास्त करना है। तो यहां पर कितना टाइम पीरियड लगेगा, 1 साल का टाइम पीरियड लगेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, मिसलीनियस एंड टॉर्ट हमने बोला कि 1 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स को छोड़ करके जो कि हमने याद किए, वाटर कोर्स का मामला हो गया, कॉपीराइट, इंजंक्शन वाली चीज थी, कोई वेस्ट है उसको रेस्ट्रेन करना, प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली एक्वायर करना, एक्सेट्रा। तो ये आपको पर्टिकुलर कुछ टॉपिक याद करने हैं, तो उसको याद करने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं किस पे, 12 ईयर्स पे। और बेसिकली हमारे लिमिटेशन में अगर हम सूट की बात कर रहे हैं, अगर हम सूट की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से टाइम पीरियड हमारे सूट में आएंगे, कौन कौन से टाइम पीरियड हमारे सूट में आएंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, देखिए 1 साल अभी हमने देखा, क्या देखा अभी हमने, 1 साल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 साल, मतलब आपको 2 ईयर याद रखना है, अभी 2 ईयर हमने किया नहीं है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 3 ईयर, फिर उसके बाद 3 ईयर, फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, 12 एंड 30, क्या याद रखना है, 12 जिसको हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं, 12, और लास्ट आएगा आपका 30। देखिए, तो आपका 30, मतलब यहां पर कितने टाइम पीरियड हो गए, अगर हम यहां टाइम पीरियड की बात करें तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ 5 टाइम पीरियड है, आपको ध्यान रखने हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर और 30 ईयर्स, जिसमें से 1 ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कर रहे हैं हम 12 ईयर्स वाला पार्ट, मतलब ये हमने कंप्लीट कर लिया, 1 ईयर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम 12 ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए 12 ईयर में जितने भी मामले बड़े हैं, 12 ईयर में जितने भी मामले बड़े हैं वो सारे के सारे 12 साल में आ जाएंगे। चाहे वसीयत का मामला हो तो पहला आपका वसीयत का मामला, ठीक है। फिर देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां लिखा हो, अभी जो मैं बोल रही हूं शब्दों पे ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बोल रही हूं उसको सुनते चली जाइए और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, न्यास के रूप में कोई भी स्थावर संपत्ति वसीयत की गई है, ट्रांसफर की गई है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी मामले हैं, उसके प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने की बात हो रही है। तो यहां पर कितना टाइम पीरियड है, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, वापस बोल रही हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कौन सी संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। तीसरा आता है हेरिडिटी ऑफिस, आनुवांशिक पद, जहां हम आनुवांशिक पद की बात कर रहे हैं वहां पर 12 साल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी चीज मैं बता रही हूं ध्यान रखिएगा, यहां 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला हो, वसीयत का मामला हो, आनुवांशिक पद का मामला हो, और फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए इससे रिलेटेड कोई शब्द आपको मिलेगा, हिंदू मुस्लिम नारी द्वारा किए गए कब्जे के लिए वाद में यदि वाद संस्थित करने की तारीख को उस नारी की मृत्यु हो जाए। तो यहां पर पोजेशन की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। लास्ट आता है टू सेट असाइड अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए वापस इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको अगर कुछ भी याद नहीं रह रहा है, आप देखिए हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल, ये जितने भी मैटर दे रखे हैं मैनेजर के द्वारा वैल्यूएबल कंसीडरेशन के लिए, हमें अगर आपको क्योंकि देखिए लास्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी हमें पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें याद नहीं भी रह पाए तो भी हमारा काम कैसे चलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं
मिताक्षरा। तो देखिए मिताक्षरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपकी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति। हाँ, तो यहां पर उसके एलिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, फादर के द्वारा, फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके एलिनेशन को आप सेट असाइड करा रहे हो। मिताक्षरा से रिलेटेड आपके सामने अगर वर्ड लिखा आए तो आपको 12 साल याद रखना है। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का शेयर हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस हो गए, ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो ज्वाइंट फैमिली एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी केसेस। चलिए, तो अब हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ, यानी 12 साल में कौन कौन से मैटर्स आ जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले आ जाएंगे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बड़े बड़े जितने भी मामले हैं, वसीयत के जितने मामले हैं, ट्रस्ट के जितने मामले हैं, मिताक्षरा के, जहां पर ज्वाइंट फैमिली का कोई मैटर है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात हो रही है, जितने भी मामले हैं वो हमारे 12 साल में आ जाएंगे। तो 12 ईयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है 2 ईयर्स। तो देखिए 2 ईयर्स हमें ये याद रखना है कि जो 2 साल वाले मामले हैं, और इसमें से जो आर्टिकल 84 है, इन 3 आर्टिकल को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 84 आरजेएस 2019 में पूछा गया था। 2019 में ऑलरेडी ये वाला आर्टिकल पूछा जा चुका है, जिसको ज्यादातर स्टूडेंट ने गलत किया था। देखिए जितने भी मामले होते हैं टॉर्ट के, अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, टॉर्ट केसेस। क्या लिखा है, टॉर्ट केसेस। अब देखिए हमने क्या बोला था शुरुआत में, जितने भी टॉर्ट के मामले होंगे 1 साल आएगा, ठीक है। और मैंने आपको टॉर्ट के कुछ ऐसे मामले थे जिनमें 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो आपको याद करवा दिया था। अब आपको ये ध्यान रखना है, पूरे लिमिटेशन एक्ट में, पूरे शेड्यूल में सिर्फ 3 आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर सूट से रिलेटेड जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 साल, वो इन तीनों ही आर्टिकल में दिया हुआ है। इन 3 आर्टिकल में 2 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, दूसरा तरीका है, देखिए कुछ भी चीजों को आप कनेक्ट करके अगर याद रखते हैं उल्टी सीधी चीजों के साथ, उल्टी सीधी मतलब हमें सीधी सीधी चीजें याद होती नहीं है, तो कैसे याद रखना है, थोड़ा सा अटपटी चीजों के साथ हमें याद रखना है। फॉल्स, हम ट्रू फॉल्स बोलते हैं, सही गलत, तो आपको क्या याद रखना है, फॉल्स से, FLS। तो FLS यानी जो आपका आर्टिकल 82 है वो आपको F से याद रखना है, फेटल एक्सीडेंट एक्ट। दूसरा आपका L से लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड जो हमारा एक्ट बना हुआ है। फिर लास्ट आपका जो S है, S आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी पर आपका राइट है उसको यूज करने का, लेकिन आप उसको अदर पर्पज में यूज करते हो। तो इस तरीके से यहां पर अगर कोई सूट फाइल करता है तो कितना है टाइम पीरियड, 2 साल का टाइम पीरियड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बार बार बोल रही हूं, ये वीडियो लाने का मकसद क्या है और क्यों स्टूडेंट इसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट ने पहले एग्जाम दिया हुआ है, लास्ट आपका जो अभी एग्जाम हुआ है आरजेएस का, वहां पर अगर आप प्री देखेंगे या फिर मेन देखेंगे, दोनों ही एग्जामिनेशन में लिमिटेशन एक्ट से जो सवाल पूछे गए थे वो उसके शेड्यूल से ही पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए भी शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 इयर्स वाला टाइम पीरियड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी अब हमने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया, अभी हमने 1 ईयर कर लिया, अभी हमने 2 ईयर कर लिया, और फिर हमने किया था, देखिए 3 ईयर को छोड़ दीजिए, 3 ईयर कुछ मामले थे जिनमें वो 3 ईयर वाला था। तो बेसिकली 1 ईयर, 2 ईयर और 12 ईयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं इसका लास्ट टाइम पीरियड जो है 30 ईयर्स के मामले। तो 30 ईयर्स के मामले कौन कौन से हैं, जहां पर 30 साल दिया हुआ है। तो यहां पर अब आपको फिर कंफ्यूजन होगा, माइंड में फिर आया होगा, अगर सवाल पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे जो थोड़ा दिमाग लगा करके पढ़ते हैं, उनके सामने एक सवाल जरूर आया होगा कि मैम अभी तो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो मामले हैं उनको बोला 12 साल, तो यहां पर 30 ईयर में भी लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा मॉर्गेज, सुना होगा आपने, टीपी एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपने मॉर्गेज सुना होगा। देखिए अभी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है, इसको आपको इग्नोर करना है। आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, मॉर्गेज यानी जिसको हम बंधक कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर मॉर्गेज से रिलेटेड मामले हैं, मॉर्गेज में भी 2 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलते हैं, एक होता है रिडम्पशन और एक होता है फोरक्लोजर। तो आप सभी को पता होगा कि रिडम्पशन कौन करता है, रिडीम कौन कराता है अपनी प्रॉपर्टी को, और फोरक्लोजर का राइट किसके पास होता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये चीज।
चलिए, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है ध्यान से सुनिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम मॉर्गेज से रिलेटेड चीजों को डील कर रहे हैं और मॉर्गेज से रिलेटेड कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आर्टिकल, दो आर्टिकल आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है यहां पर 61A, एक है आपका 61A और दूसरा है आपका 63A। तो याद हो जाएगा 61A एंड 63A। सबसे पहले हम रिडीम कराते हैं और फिर बाद में अगर रिडीम नहीं करा पाते हैं तो फिर राइट बन जाता है मॉर्गेजी का, फोरक्लोजर का। ठीक है, तो 63A हो गया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के, भाई मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, क्योंकि मूवेबल की अगर बात करते हैं तो उसके लिए प्लेज, गिरवी का हमारा सिद्धांत दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ाई होगा। तो रिडीम प्रॉपर्टी के पोजेशन को, प्रॉपर्टी के कब्जे के प्रत्युत्तरण के लिए, या फिर संपत्ति जो बंधक की गई है उसको आपको मोचन कराना है, रिडीम कराना है। 61A दिया हुआ है, तो फिर टाइम पीरियड कितना है, 30 साल का टाइम पीरियड है, याद रहेगा। दूसरा है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर मतलब यहां पर इसको हिंदी में कहते हैं पुरोबंध का अधिकार। पुरोबंध मतलब यहां पर मॉर्गेजी के पास अधिकार हो जाता है जब मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करा पाता है, तो यहां पर वो जो मॉर्गेजी है उसका ये अधिकार है फोरक्लोजर का, कि वो अब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रोक सकता है और जो मॉर्गेजर है उसका राइट यहां से खत्म हो जाएगा। तो बाय डिक्री ये सारी चीजें की जाती है, आपने पढ़ा होगा टीपी एक्ट में। और नहीं भी पढ़ा है तो धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से हम सारी चीजें यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं वापस रिपीट कर रही हूं, मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले, तो आपसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई भी इससे रिलेटेड मामला पूछा जा रहा है, मॉर्गेज से रिलेटेड, और आपसे रिडीम या फोरक्लोजर पूछा जा रहा है, 61A 63A, याद रखना है कितना टाइम पीरियड है, 30 ईयर्स का टाइम पीरियड है। फिर आता है गवर्नमेंट सूट्स। तो सरकार से रिलेटेड जितने भी वाद हैं, सरकार फाइल करे या सरकार के खिलाफ फाइल किए जा रहे हैं, उनमें 30 ईयर का टाइम पीरियड है। फिर पब्लिक स्ट्रीट के पोजेशन का मामला हो, सार्वजनिक सड़क के कब्जे का मामला हो, तो कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे हमने कौन कौन सा पार्ट यहां पर कंप्लीट किया है। हमारे सामने 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हमने कंप्लीट कर लिया, 3 ईयर अभी हमने स्किप कर रखा है। ठीक है, 3 ईयर अभी हमने छोड़ा। उसके बाद 12 एंड 30, 5 टॉपिक्स, 5 टाइम पीरियड हमारे सामने थे। अब बचा कौन सा, देखिए सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसको ढंग से बैठ के याद करेंगे तो सारे टाइम पीरियड आप इजीली याद कर सकते हैं। अब बचता है 3 ईयर्स का मामला। तो 3 ईयर्स का कैसे याद रखना है कि मैम सब में 3 ईयर दे रखा है। क्या याद रखना है कि जितने भी, मतलब ये जो टॉपिक हमने अभी याद किया है, इनको छोड़ करके जितने भी मामले हैं उनमें 3 ईयर्स आपको लगा देना है। एक 3 ईयर किस में लगाना था, जहां पर कॉम्पनसेशन से रिलेटेड मामला था और हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को याद किया था, उनमें 3 ईयर्स है। और जितने भी हैं जो टॉपिक हमने याद किए, इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें 3 ईयर्स ही आएगा। ठीक है, तो यहां तक ये हमारा सूट से रिलेटेड मामला कंप्लीट हो गया है। किसी को भी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब आते हैं हमारे सेकंड डिवीजन के ऊपर। तो सेकंड डिवीजन किससे रिलेटेड है, अपील से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 114 से 117 तक है। आर्टिकल 114 से 117 तक है सेकंड डिवीजन। अब देखिए, अब इसको हमने डिवाइड किया 114 और 115, यानी यहां पर अब हम इसको अंदर से खोल करके पढ़ रहे हैं। 114 और 115 किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल अपील से रिलेटेड है। उसके बाद 116 सिविल अपील से रिलेटेड, इजीली याद हो जाएगा। 114 115 क्रिमिनल अपील, 116 सिविल अपील, और 117 है हाईकोर्ट टू हाईकोर्ट अपील, हाईकोर्ट टू हाईकोर्ट अपील। तो देखिए, सबसे पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। 117 हाईकोर्ट टू हाईकोर्ट अपील। अब देखिए, एक हाईकोर्ट से, एक हाईकोर्ट से आप हाईकोर्ट में अपील कर रहे हो, आर्टिकल 117 पे पहुंच जाओ फटाफट से। देखिए, कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्ट साथ में रखनी है और फटाफट से चेक करेंगे। 117 क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ डिक्री, फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट टू दी सेम कोर्ट। क्या लिखा है, टू दी सेम कोर्ट, यानी उसी न्यायालय में, उसी न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, अपील करना चाह रहे हो। किसी उच्च न्यायालय की डिक्री या आदेश के विरुद्ध उसी न्यायालय में। ठीक है, तो यहां पर
उसी न्यायालय में हाई कोर्ट से उसी हाई कोर्ट में आप अपील करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड पे पहुंचने से पहले वापस वही चीज हमें याद करनी है जैसा हमने सूट में किया था। सूट में हमने क्या देखा, 1 2 3 12 एंड 30 ईयर्स, ठीक है, ये टाइम पीरियड हमारा दिया हुआ था। अब यहां हमें क्या याद रखना है, तीन टाइम पीरियड आपको याद रखने हैं, एक 30, एक 60 और एक 90। क्या याद रखना है, एक याद रखना है 30, तो आपका 30 हो गया। एक आपको याद रखना है 30, दूसरा आपको याद रखना है 60, तो यहां पर दूसरा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन टाइम पीरियड हैं, अगर आपने ये याद रख लिए तो आपका अपील कंप्लीट हो जाएगा, 30, 60 और 90। अब देखिए यहां पर सबसे छोटा कौन सा है, यहां पर सबसे छोटा है 30, सबसे बड़ा कौन सा है 90। तो 30 का मतलब हमने बोला सबसे छोटा, तो अब ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा मैं क्यों बता रही हूं वो आपको इसको पढ़ते समय पता चलेगा। 114, 115 अभी हम स्किप कर देते हैं, 116 अभी हम स्किप कर देते हैं, 117 की हम बात कर रहे हैं। 117 हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट अपील, मतलब एक न्यायालय से हाई कोर्ट से उसी के आदेश या डिक्री के विरुद्ध आप उसी न्यायालय में अपील कर रहे हो, दूसरी बेंच को अपील कर रहे हो। तो टाइम पीरियड मतलब एक ही घर, देखो ध्यान रखिएगा, एक ही घर है, एक कमरे से दूसरा कमरा, इस तरीके से याद रख लीजिए। कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम लग रहा है मतलब आपको कहीं दूसरे न्यायालय में नहीं जाना पड़ रहा है। कितना टाइम पीरियड यहां पर दिया हुआ है, देखिए मैंने कम ज्यादा क्यों समझाया था, 30 एंड 90 आपको क्यों समझाया है, क्योंकि कम और ज्यादा से मतलब है कि एक ही न्यायालय से उसी न्यायालय में जाने में सबसे कम टाइम लग रहा है। तो यहां पर 117 का क्या हो जाएगा, अपने आप आंसर करिए, 30 ईयर्स हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा, सॉरी 30 डेज हो जाएगा। यहां पर ईयर नहीं है, देखिए सूट्स में ईयर आपका दिया हुआ था 1 2 3 12 30, यहां पर आपको याद रखना है डेज में है, यहां पर आपको याद रखना है डेज है, ठीक है। तो ये आपका 117 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रिक से याद रखना है। अब आते हैं 114, 115, 116 के ऊपर, अभी वापस से 117 भी आ जाएगा। चल, तो 114 पे हम आ चुके हैं। 114 अगेंस्ट एक्यूटल, क्या कहता है, अगेंस्ट एक्यूटल, तो दोष मुक्ति के खिलाफ। अब दोष मुक्ति मतलब किसी को दोष मुक्त कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को छोड़ दिया गया है और उसके दोष मुक्ति के खिलाफ कोई अपील करना चाह रहा है, कौन करना चाह रहा है, तो देखिए सीआरपीसी के सेक्शन 378, तो अब आपको ध्यान रखना है सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर बीएनएसएस का इसका इक्विवेलेंट कौन सा सेक्शन है वो आप मेंशन कर लीजिएगा। सीआरपीसी सेक्शन 378 फर्स्ट, अगेंस्ट लोअर कोर्ट, ये जो आदेश दिया गया है एक्विटल का, ये किसने दिया है, किसने दिया है, लोअर कोर्ट ने दिया है, ठीक है। तो लोअर कोर्ट के खिलाफ कौन अपील कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कि आपने किसी को एक्विटल कर दिया है, तो उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट अपील कर रही है। कहां कर रही है, हाई कोर्ट में कर रही है, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में अपील कर रही है, मतलब निचली अदालत है, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सबसे ऊपर जाया जा रहा है, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्ट नीचे हाई कोर्ट हो गया, तो बिल्कुल नीचे जाया जा रहा है, तो मतलब नीचे से ऊपर जाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड यहां पर कितना दिया हुआ है, 90 डेज दिया हुआ है, तो आंसर हमारा 90 डेज मिल गया हमें अपने आप, ठीक है। अब इसी में ही दूसरे मामले पे आ जाइए, स्पेशल लीव टू अपील, स्पेशल लीव टू अपील का मामला, स्पेशल लीव का मामला, और ये स्पेशल लीव किसने ग्रांट की है, हाई कोर्ट ने ग्रांट की है, हाई कोर्ट ने ग्रांट की है। अब हाई कोर्ट ने ग्रांट तो कर दी, अब जाना कहां चाहते हो, अपील में जाना चाहते हो हाई कोर्ट के पास ही, तो फिर कितना टाइम लगेगा, देखिए स्पेशल मामला है, क्या ध्यान रखना है, स्पेशल मामला है, स्पेशल मामला मतलब जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा, तो स्पेशल मामला है, जल्दी से जल्दी मतलब सबसे कम टाइम पीरियड 30 डेज, तो यहां पर हमें ये भी याद हो गया। अगेंस्ट एक्यूटल कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 114, आर्टिकल है 114, और एक्यूटल जिसमें निचली अदालत ने कोई एक्यूटल का फैसला दिया, स्टेट गवर्नमेंट अपील कर रही है उसके विरोध में, और यहां पर जाया जा रहा है अपील में हाई कोर्ट, तो कितना हो जाएगा, निचले से ऊपर जाने में ज्यादा टाइम पीरियड 90 डेज मिल गया, स्पेशल लीव का मामला है 30 डेज मिल गया। चलिए, तो
अब आते हैं 115 के ऊपर, 114 भी हमने कंप्लीट कर लिया। 115 अगेंस्ट सेंटेंस और कन्विक्शन, तो यहां पर दोष सिद्ध कर दिया गया है। अब हम क्या बोल रहे हैं, पिछले में हमने दोष मुक्ति पढ़ा, यहां हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यहां पर सेंटेंस दी गई है, दोष मुक्त ना करके दोष सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो दोष सिद्धि के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति अपील करना चाहता है, तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको उल्टा पढ़ लीजिए, यहां से यहां पे आइए। डेथ सेंटेंस का अगर मामला है, किसी भी व्यक्ति को कौन सी सेंटेंस दी गई है, डेथ सेंटेंस दी गई है, तो डेथ सेंटेंस के खिलाफ कोई अपील करना चाहता है, ठीक है, इसको चैलेंज करना चाह रहा है, अपील करना चाह रहा है, जो कि पास की गई थी सेशन और हाई कोर्ट के द्वारा अपने ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, तो इसको अगर इसके खिलाफ अपील करना चाह रहे हैं, मामला है डेथ सेंटेंस का। देखिए जहां पर डेथ की बात आ जाएगी, मतलब किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है, तो मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। डेथ सेंटेंस के मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, जल्दी मतलब कम, तो कम टाइम हमारा 30 डेज दे रखा है, तो आपका 30 डेज यहां पर आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अदर नॉट बीइंग अक्विटल। तो यहां पर देखिए अन्य मामलों में हमें ध्यान रखना है, यहां पर अदर सेंटेंस का मामला हो, मतलब डेथ सेंटेंस के अलावा कोई और मामला हो, अदर में क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉट बीइंग एक्विटल, ये याद रखिएगा। यहां अदर सेंटेंस का मामला हो, तो देखिए अदर, जहां पर आपको ये अदर कोर्ट मिले ना, जहां पर आपको अदर कोर्ट मिले 30 डेज लगा देना, अदर कोर्ट में 30 डेज लगा देना, याद रहेगा। मतलब सेंटेंस का मामला, डेथ सेंटेंस, जल्दी से जल्दी 30 डेज। अदर का मामला, अदर में आप हाई कोर्ट और अदर कोर्ट में डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो यहां पर हाई कोर्ट में 60 डेज याद रखना है और अदर कोर्ट में 30 डेज याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर ये आर्टिकल 115 पे चले जाइए, 115 पे चले जाएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि किसी भी फ्रॉम एनी अदर सेंटेंस और एनी ऑर्डर नॉट बीइंग एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो ये एक्विटल ना हो करके टू दी हाई कोर्ट, किस में कर रहे हो आप अपील, हाई कोर्ट में कर रहे हो, या जो अदर कोर्ट है उनमें आप कर रहे हो, तो हाई कोर्ट में कितना है, 60 है, हाई कोर्ट में कितना है, 60 है, और अदर में 30 है। याद रहेगा, उम्मीद है, क्योंकि बहुत एकदम क्लियरली हम चीजों को यहां पर कर रहे हैं। 115 कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ जाते हैं 116 के ऊपर। तो 116 क्या कहता है, 116 सिविल अपील की बात कर रहा है। अभी हमने क्रिमिनल अपील पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं सिविल अपील की। तो सिविल अपील कहां की जा रही है, टू हाई कोर्ट फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर, किसी भी डिक्री और आदेश के खिलाफ अगर आप अपील कर रहे हो, सिविल अपील की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हो, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जहां पर आप हाई कोर्ट में सिविल अपील कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हाई कोर्ट 90 डेज। अब पिछला याद रखना, अभी हमने क्रिमिनल अपील पढ़ा था, क्रिमिनल अपील अदर कोर्ट 30 और हाई कोर्ट में अगर क्रिमिनल अपील कर रहे हो तो कितना था, बीच वाला पॉइंट था, यानी 60 डेज वाला पॉइंट था, यहां पर 90 डेज हो जाएगा। और फिर से वो आपके सामने आ गया, देखिए अदर कोर्ट, मैंने क्या बोला था, जहां पर आपको अदर कोर्ट लिखा मिल जाए, अदर कोर्ट जहां पर आपको मिल जाए वहां पर आपको 30 डेज याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। अब आता है आपका 117, एक हाई कोर्ट से उसी हाई कोर्ट में कम टाइम पीरियड लग रहा है, 100 आर्टिकल 117, और कितना हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। तो ये 30 डेज कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब जो थर्ड डिवीजन है वो एप्लीकेशन के साथ डील करता है, और 118 से लेके 137 तक टोटल आर्टिकल दिए हुए हैं। 137 में याद रखना, जो आपका आर्टिकल 137 है वो प्रोवेट कार्यवाहियों पर सख्ती से लागू नहीं होता है, ये एक केस में भी बोला गया था, तो यहां पर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता है प्रोवेट। चलिए, ये हो गया 118 और 137 लास्ट हमारा आर्टिकल है। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइम पीरियड दिए हुए हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा
कि जो पहला वाला मामला था यानी सूट से रिलेटेड जो मामले थे उनमें टाइम पीरियड क्या दिया हुआ था, साल में दिया हुआ था, ईयर्स में दिया हुआ था। सेकंड हमने देखा अपील, अपील में जो टाइम पीरियड दिया हुआ था वो किस में दिया हुआ था, डेज में दिया हुआ था। अब हमें ध्यान रखना है जहां हम एप्लीकेशन यानी थर्ड डिवीजन की बात कर रहे हैं वहां पर मिक्स कर देना है। मिक्स करोगे तो मतलब आपके जो ईयर्स हैं, आपके जो ईयर्स हैं और आपके जो डेज हैं, ईयर्स और आपके जो डेज हैं वो क्या हो जाएंगे, ईयर्स प्लस प्लस डेज। ठीक है, तो यहां पर ईयर्स प्लस डेज, ये हमें ये यहां याद रखने हैं कि ये ईयर्स प्लस डेज हो जाएंगे। तो कौन कौन से दे रखे हैं देखिए, 12 साल, 3 साल, 1 साल, ये तो हमने ऑलरेडी वहां पर भी देखा हुआ था जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। तो 12 साल, अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। 12 साल, देखिए डिक्री के एग्जीक्यूशन का, डिक्री ऑर्डर के एग्जीक्यूशन आपने सीपीसी पढ़ी होगी, ऑर्डर 21 पढ़ा होगा। तो डिक्री के एग्जीक्यूशन के जो मामले हैं वो हमारे 12 साल के साथ डील करते हैं। ध्यान रखिएगा 12 साल दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में। आपको ऐसे नहीं करना है कि सूट्स में भी 12 साल दे रखा है तो कंफ्यूज हो जाओ, सबके अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हैं, सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो इजीली आप याद रख सकते हो। आपने लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 भी पढ़ा होगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है, कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है, देरी माफी की बात करता है। कि जो आपका सेक्शन 3 है जहां पर बार लगाता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड जो आपके ये टाइम पीरियड दिए हुए हैं इसके अंदर आप कोर्ट में नहीं जाते हो तो आपका जो सूट एप्लीकेशन और अपील है उसको बार कर दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन 5 उसका अपवाद है, क्या बोलता है कि कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशियंट कॉज है तो आप जा सकते हैं। तो ये जो 12 ईयर्स है आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 136 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर डिक्री ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का मामला हो लेकिन मैंडेटरी इंजंक्शन इसमें नहीं आता, एक्सेप्ट मैंडेटरी इंजंक्शन। तो फिर मैंडेटरी इंजंक्शन आता किसमें है, तो आपका नेक्स्ट दे रखा है 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स में आपका मैंडेटरी इंजंक्शन के मामले दे रखे हैं, एग्जीक्यूशन कराना हो मैंडेटरी इंजंक्शन का तो आपका 3 साल का टाइम पीरियड है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर कितना आता है, 12 साल आता है, लेकिन मैंडेटरी इंजंक्शन के मामले में जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 3 साल दिया हुआ है। अब देखिए, अब लिखा हुआ है आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आर्टिकल 137 जहां पर क्या क्या बोलता है, जहां पर कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है, जहां पर कोई परिसीमा अवधि नहीं दी हुई है वहां पर कितना होगा, जहां पर कुछ नहीं दिया वहां 3 साल होगा, जहां पर कुछ नहीं दिया वहां पर 3 साल होगा। तो देखिए आर्टिकल 137 एप्लीकेशन के साथ डील करता है, वहीं आर्टिकल जो सूट का हमारा पार्ट 1 से लेके 113 जो हमने पढ़ा था, 113, तो जो सूट का लास्ट वाला पार्ट था 113, ये सूट्स के साथ डील करता है। ये भी सेम कहता है कि जिन भी सूट के लिए टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है वहां पर कितना होगा, 3 साल होगा। क्लियर है, चलिए, तो 137 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है 1 ईयर। अब हम 1 ईयर देख रहे हैं, 1 ईयर में क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। 1 ईयर, आर्टिकल 134, देखिए एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन वाले पार्ट में कुछ आर्टिकल मैं आपको अभी बताऊंगी, साथ में बताती जा रही हूं, इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आर्टिकल से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 134, आर्टिकल 134 इंपॉर्टेंट है जहां पर हम कब्जे के परिधान की बात कर रहे हैं। कब्जे के परिधान के लिए आपने क्या लगाई है, एप्लीकेशन, आवेदन लगाया है कि मुझे कब्जा चाहिए, मुझे कब्जा दिलवाया जाए। ठीक है, कौन कर रहा है, परचेजर कर रहा है। कब कर रहा है, जहां पर डिक्री के एग्जीक्यूशन में, सेल के दौरान, डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल के दौरान ये किया जा रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 ईयर का टाइम पीरियड है, 134 आर्टिकल है, याद रखना है। 1 ईयर आपका कंप्लीट हुआ। मैंने क्या बोला, परचेजर क्या कर रहा है, कब्जे के परिधान के लिए यहां पर आवेदन कर रहा है, कब, डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल की जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, 90 डेज। तो देखिए हमने एप्लीकेशन में क्या क्या किया, 12 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, और उसके बाद हमारा ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, अब आता है 90 डेज। तो 90 डेज में कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको रिवीजन याद रखना है। सीआरपीसी की बात हो या फिर सीपीसी की बात हो, जहां पर रिवीजन की बात होगी, जहां पर पुनरीक्षण की बात होगी,
वहां पर आर्टिकल 131 है और 90 डेज का टाइम पीरियड है। कोई चलते फिरते आपसे सवाल पूछे कि रिवीजन में कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो 90 डेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी सूट में पार्टी बनाना। भाई कोई भी पक्षकार है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एलआर को आप जोड़ते हो, उस सूट में पार्टी बनाते हो, तो उसके लिए क्या आवेदन जो करोगे उसके लिए कितना टाइम पीरियड है, 90 डेज का टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट है ये, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए एसएलपी का मामला है, यहां पर स्पेशल लीव टू अपील का मामला है, ठीक है। तो यहां पर दो आर्टिकल है, एक तो अदर केस की बात हो रही है, एक अदर केस की बात हो रही है, लेकिन टू सुप्रीम कोर्ट, देखिए आवेदन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बड़े कोर्ट में, तो कितना है 90 डेज, बड़े कोर्ट में है 90 डेज, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका 90 डेज में ये जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। अब आते हैं 60 डेज के ऊपर। तो 60 डेज में यहां से आपके कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। कौन से आर्टिकल में बोल रही हूं, आर्टिकल 127 एंड 121 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जेएलओ में भी इनसे सवाल पूछा जा चुका है। तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल को सेट असाइड कराना, सेल को सेट असाइड कराना, स ऐसे भी याद रखना, रख सकते हैं आप इसको, सेल सेट असाइड और 127, ठीक है। डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल को सेट असाइड कराना। और फिर आता है सेट असाइड अबेटमेंट। देखिए सेट असाइड से कंफ्यूज नहीं होना है, सेट असाइड कोई अबेटमेंट ऑर्डर दिया हुआ है, उपशमन आदेश है, उसको अपास्त कराने के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो 60 डेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको हर हाल में, चाहे आप ट्रिक से याद करें नहीं करें कैसे भी करें, लेकिन इनको आपको याद रखना ही रखना है। सेल को सेट असाइड कराना डिक्री के एग्जीक्यूशन में, एक अबेटमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कराना 60। तो आप 60 से भी याद रख सकते हैं, सेट असाइड, सेल और अबेटमेंट ऑर्डर। अब यहां पर 60 के साथ इसका कोई लॉजिक नहीं है, सेट असाइड और भी जगह आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर ये दो चीज याद रखनी है, 60 डेज हो जाएगा। उसके बाद ये फिटनेस सर्टिफिकेट का मामला है, हाई कोर्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपील के लिए, तो आपको करनी कहां है अपील, सुप्रीम कोर्ट में करनी है। तो अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टाइम पीरियड क्या है, 60 डेज। चलिए अब यहां पर 133 देखिए, टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एसएलपी स्पेशल लीव टू अपील डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व एंड लीव टू अपील रिफ्यूज्ड बाय हाई कोर्ट। अभी पिछला आर्टिकल हमने देखा था जहां पर अदर टू सुप्रीम कोर्ट, यही सेम लिखा हुआ था, लेकिन अदर केस में जहां पर डेथ सेंटेंस का मामला इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन यहां पर डेथ सेंटेंस का मामला इन्वॉल्व है। और जो लीव है अपील के लिए, जो आप चाह रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, विशेष इजाजत जो आप मांग रहे हैं उसको रिफ्यूज कर दिया है हाई कोर्ट ने, फिर आप अप्लाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपका, 60 डेज का टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद सबसे कम टाइम पीरियड यहां पर दिया हुआ है 10 डेज का। तो 10 डेज कैसे याद रख लेंगे, समरी प्रोसीजर। देखिए 4 तरीके की प्रक्रिया हमारे सीआरपीसी में हमने पढ़ी है, सेशन, वारंट, समरी और समन, ठीक है। तो यहां पर समरी यानी छोटे मामले, संक्षिप्त प्रक्रिया, तो छोटे छोटे मामले, मतलब यहां पर सबसे कम टाइम पीरियड 10 डेज का दिया हुआ है, तो 10 डेज भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 30 डेज पे। तो 30 डेज हम करने वाले हैं। 30 डेज में जो इंपॉर्टेंट है वो एक आपका आता है रिव्यू, रिव्यू ऑफ जजमेंट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में आप रिव्यू के लिए, रिव्यू सेम कोर्ट में लगाया जाता है, तो रिव्यू के लिए, जजमेंट के रिव्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अलावा, तो यहां पर टाइम पीरियड आपका 30 डेज है। अब देखिए फिर से हमारा सेट असाइड आ गया, डिक्री एक्स पार्टी, कोई भी एक्स पार्टी डिक्री है उसको सेट असाइड कराना। देखिए मैंने अभी आपको पिछले ही जो 60 डेज वाला टाइम पीरियड था उसमें आपको बताया था कि 60 तो सेट असाइड, सेट असाइड में दो चीज हमने देखी थी, एक तो सेल को सेट असाइड कराना और दूसरा अबेटमेंट ऑर्डर को, वो हमारा 60 में दिया हुआ है। जबकि एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कराने की बात 30 डेज में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दो तीन चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराना या उसे फाइल करना, ठीक है।
मतलब आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड जो दिए जाते हैं, अवार्ड ये वो नहीं है जैसे पंचाट बोला जाता है, जैसे ये जो डिक्री वगैरह होती है तो आर्बिट्रेशन में अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कोर्ट्स की डिक्री होती है, यहाँ अवार्ड है, पंचाट है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, उसको सेट असाइड कराना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 30 डेज का टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। आप एक पॉपर यानी अकिंचन के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि उसकी इजाजत चाहते हैं, ठीक है, लीव टू अपील एज अ पॉपर, तो यहां पर अदर कोर्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अदर कोर्ट से भी आप याद रख सकते हैं इसको, तो यहां पर आपका 30 डेज का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये दो दो तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया, ये जो तीन है ये तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इंस्टॉलमेंट, देखिए यहां पर इंस्टॉलमेंट, ये जो 30 डेज वाली जो चीज है, 30 डेज वाली जो बात है, इसमें आपको, चलिए चलो, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो ही गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट वाला आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक रिव्यू का आ जाएगा, सेट असाइड कराना डिक्री एक्स पार्टी को, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराना, ये आपका 30 डेज आ जाएगा। उसके बाद